हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों की समावेशी शिक्षा की 5वीं क्लास है। मैंने आपको 4 क्लास पूरी करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 4 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए ये जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही देखना है और नोट्स भी क्रम से ही बनाना है, और क्या करना है, रिवीजन भी क्रम से ही करते चलना है। क्योंकि आप लोग चीज़ों को फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें वो एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चला था प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, उनके मतलब क्या गुण होते हैं। तो ये सब मैंने आपको करा दिया था। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इनकी पहचान क्या होती है, और प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा हम लोग किस प्रकार देंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको करा दिया था। ये जो तीसरा, ये 13वां 14वां 15 पॉइंट ये मैंने आपको करा दिया था। प्रतिभाशाली बच्चों को समय समय पर विशेष निर्देशन या परामर्श प्रदान करना चाहिए। अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सब किनके लिए, ये सब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो अपना आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है समान बच्चों में मानसिक क्षमताएं। अब जानेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों में तो काफ़ी सब चीज़ें हाई लेवल की होती हैं। सोचने की क्षमता से लेके बुद्धि लब्धि तक उनका मतलब सब कुछ अलग होता है। अब जानेंगे समान बच्चों में मानसिक क्षमताएं, यानी जो समान बच्चे होते हैं उनकी मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं, इनके बारे में अब जानेंगे। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे यानी स्लो लर्निंग चिल्ड्रन, यानी जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक किक ने 1962 में बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर बच्चों की पहचान की। यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं किक, इन्होंने क्या किया है कि बच्चे द्वारा किए गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर बच्चों की पहचान की। यानी बच्चे सीख तो रहे हैं लेकिन किस प्रकार से सीख रहे हैं उसी के आधार पर क्या किया, बच्चों की पहचान की। अब आगे बढ़ते हैं। किक ने कहा कि यदि समान बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब उसे धीमी गति से सीखने वाला माना जाए। क्या कह रहे हैं कि शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब उसे धीमी गति से सीखने वाला माना जाए। इसके अलावा यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब भी इन्हें मंद, अधिगामी या धीमी गति से सीखने वाले बालक कहा जा सकता है। क्या करें कि शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब उसे क्या कहा जाएगा, धीमी गति से सीखने वाला माना जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब भी उसे मंद बुद्धि या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहा जाएगा। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे की क्या है, एज तो 12 साल हो गई है लेकिन वो क्या कर रहा है, सोच 5 साल वाले बच्चों के तरीके हरकतें कर रहा है, तो फिर क्या है, ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे की एज 25 साल की है लेकिन वो सोच रहा है 14 साल की बात कर रहा है, 14 साल की बच्चे के तरीके बिहेवियर कर रहा है, तो फिर ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, ऐसे बच्चों को कहा जाता है मंद बुद्धि वाले बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं इसमें वे भी बच्चे शामिल होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी और योग्यता भी सीमित होती है। क्या करें कि इसमें वो भी बच्चे शामिल होते हैं जिनकी क्या होती है, सीखने की गति धीमी होती है और योग्यता भी क्या होती है, सीमित होती है। मतलब उनकी योग्यता कन्फर्म है कि अब उनको आगे नहीं बढ़ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस अब हम इतना ही सीखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। अब जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, उनके बारे में जानते हैं। निरीक्षण या अवलोकन विधि के द्वारा परिवार मित्रों से सुचार सूचना प्राप्त करके शैक्षिक उपलब्धि या मानसिक स्तर के द्वारा। ठीक, तो इन सब के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। थोड़ा 1 सेकंड आप लोग रुकिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से।
मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाएगी। अब उसके बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है निरीक्षण या अवलोकन विधि के द्वारा। निरीक्षण या अवलोकन विधि का मतलब क्या होता है? कि निरीक्षण करके पहचान करना। ठीक। इसके बाद फिर जो दूसरा आ रहा है वो कह रहा है परिवार मित्रों से सूचना प्राप्त करके, यानी जो परिवार में सदस्य रह रहे हैं और मित्र रह रहे हैं उनसे पूछेंगे कि ये बच्चा घर में किस प्रकार की हरकतें करता है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक उपलब्धि एवं मानसिक स्तर पर बुद्धि परीक्षण के द्वारा, यानी जब बातचीत करेंगे तो उसके मतलब मानसिक स्तर से तो पता ही चल जाएगा बच्चे किस लेवल का है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है चिकित्सा परीक्षण के द्वारा, और जो पाँचवां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करने पर, यानी जब एग्जाम लिया जाता है तो बच्चे क्या कर रहा है, अंक भी कम ला रहा है। ठीक। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण के द्वारा मतलब डॉक्टरों के पास इलाज कराया जाए, मतलब चेकअप वगैरह कराया जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या है, क्या मतलब कैसा बच्चा है, मंद बुद्धि का है, क्यों नहीं सोच पा रहा है, इन सब के बारे में क्या होगा हम लोग पता लगा सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है कि गार्जियन आते हैं तो बताते हैं बच्चे के बारे में, होता नहीं है सब इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला हम लोग का पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? अब कह रहा है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं, यानी जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है शारीरिक मानसिक मिश्रित, यानी शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार के बच्चों का विकास धीमी गति से होता है। क्या कह रहे हैं कि जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं तो इनमें क्या है, इनका जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है ये क्या होता है, बहुत धीमे गति से होता है। इसी वजह से क्या होता है बच्चे धीमी गति से सीख पाते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कह रहा है इन बच्चों में परिपक्वता देर से आती है, यानी ये बच्चे क्या होते हैं, मिच्योर देर से होते हैं। मान लीजिए वही जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी बच्चे के 25 साल की एज हो गई लेकिन बच्चा हरकतें कैसी कर रहा है, 14 साल के बच्चों के तरीके कर रहा है, तो ये क्या है, इसका मतलब कि बच्चा भी क्या हुआ है, मिच्योर नहीं हुआ है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? ऐसे बच्चे लिखना, आत्मविश्वास एवं सामाजिक गुणों का लोप, चिंता मुक्त, विद्यालय में अनुपस्थित, इंद्रिय कोश से ग्रसित एवं सीखने में कमी जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। यानी इन बच्चों में क्या है, इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है और सामाजिक गुणों का लोप, यानी ये लोग समाज के गुण भी नहीं जानते हैं, मतलब ज़्यादा समाज में घुले मिले नहीं होते हैं। चिंता मुक्त, विद्यालय में अनुपस्थिति, इंद्रिय दोष से ग्रसित एवं सीखने में कमी जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। यानी ये बच्चे क्या होते हैं, सीख नहीं पाते हैं सही से। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत दिखाया जाए जाके, कि फिर मतलब क्या होता है बच्चा रिकवर, मतलब बच्चे का फिर कवर नहीं हो पाता है। अभी छोटा रहेगा तो चीज़ों क्या कर लेगा, अच्छे से कवर कर लेगा, नहीं फिर ये चीज़ क्या होती है बड़े तक बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है। इसके बाद जो हम लोग को चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है ऐसे बच्चों में कल्पना शक्ति कम होती है तथा दूरदर्शिता का अभाव होता है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कम जो कल्पना होती है, यानी जो माइंड में हम लोग पिक्चर नहीं बनाते हैं, इमेज नहीं बना लेते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, मतलब कल यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब क्या हमारी कल्पना ही तो है। तो वही कहा गया है कि ऐसे बच्चों में कल्पना शक्ति कम होती है तथा दूरदर्शिता का अभाव होता है। अब जो पाँचवा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है ऐसे बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का अभाव होता है। ऐसे बच्चों में क्या होता है, स्मरण शक्ति भी कमी होती है, इसलिए क्या करते हैं, धारण शक्ति का अभाव भी कम होता है। स्मरण मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब जैसे कहा नहीं जाता है क्लास में कि ये सब कर लाना वो कर लाना, टीचर कहा नहीं करते हैं बच्चों से वर्क देते, तो ये बच्चे इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या है, फिर उतने अच्छे से चीज़ों को समझ भी नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे नहीं, अगर समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, ये होता है। तो इसी प्रकार ये बच्चे क्या होते हैं, धीमी गति की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन्हीं को मंदबुद्धि वाला भी बोल दिया जाता है। अब कह रहे हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण, अब यानी जो धीमी गति से ये सीखते हैं बच्चे, इनके कारण क्या हो सकते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला तो कह रहा है आर्थिक परिस्थितियाँ, दूसरा कह रहा है गरीबी, तीसरा कह रहा है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, आर्थिक परिस्थितियाँ, यानी फैमिली में क्या पैसे की कमी है, तभी बच्चा क्या कर रहा है, धीमी गति से सीख रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पैदाइशी मान लीजिए किसी बच्चे को जो मतलब परिवार के सदस्य बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, मतलब उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत अच्छी होती है, तो क्या करते हैं बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे तो उनके बच्चे की क्या होगी, ग्रोथ जल्दी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और एक बच्चा जो बेचारा नहीं है उस हिसाब से, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, उतनी जल्दी हो पाएगी, उसकी दोनों की अपेक्षा जो कंपेयर की जाए नहीं हो पाएगी ना। एक परिवार के सदस्य तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और एक का है तो मतलब कम अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो किसकी ग्रोथ जल्दी होगी, जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। एक बच्चा है जो बाहर डेली घूम फिर रहा है और एक है तो क्या कर रहा है, घर में रह रहा है, मतलब नहीं उतना ज़्यादा घूम फिर पा रहा है, तो किसकी ग्रोथ जल्दी होगी, उसकी होगी ना जो बाहर घूम फिर रहा है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ गरीबी, ये जो मैंने आपको बताया
कि मतलब कि जब पैसे नहीं होंगे तो उस हिसाब से वो नहीं खा पाएगा। जो दूसरा बच्चा है उसके यहाँ मतलब है तो खूब अच्छा खा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जल्दी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब तीसरी चीज़ क्या करे, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, यानी बच्चा जिस फैमिली में रह रहा है तो वहाँ के परिवार के जो सदस्य उनका मानसिक स्तर क्या है। एक फैमिली के सदस्य हैं जो खूब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, तो फिर बच्चा भी क्या करता है, अच्छी चीज़ों को कैच करता है। और किसी के परिवार में तो गाली गलौज हो रही है तो बच्चा भी क्या करता है, उसी हिसाब से चीज़ों को समझता है और वो भी देने लगता है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती किसकी है, उसके एनवायरनमेंट कैसा मिला और उसके फैमिली किस तरीके की। इसीलिए कहा जाता है बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद होता है व्यक्तिगत समस्याएं, फिर चौथा आता है संवेगात्मक घटक। फिर चौथा मतलब जो आ रही है व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ अपनी भी समस्याएं होती हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में प्रॉब्लम है तो किसी के पैर में, तो किसी के टंग में, होता नहीं है कभी कभी कोई बच्चे देर से बोल पाते हैं, कुछ होता है ये कुछ होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, चेकअप वगैरह करा के उनका इलाज सही समय पर करा देना चाहिए। संवेगात्मक घटक, कुछ इमोशंस भी होते हैं। मान लीजिए सबकी फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है, किसी के यहाँ कोई घटना हो गई, किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी के फैमिली में कोई वो है, तो बच्चे क्या उतनी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। किसी की फैमिली मान लीजिए कोई सदस्य बीमार वगैरह कुछ भी है तो इससे क्या होगा, संवेगात्मक यानी हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक। इससे भी बच्चा क्या होगा, थोड़ा लेट सीखेगा। अब चलिए समस्याओं के बारे में जानते हैं कि जो समस्याएं होती हैं इससे क्या होंगी इन बच्चों के सीखने में। मान लीजिए ये धीरे गति से सीखे बच्चे तो अब इनकी समस्याएं क्या होंगी। पहला कह रहा है ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, दूसरा कह रहा है भाषा एवं वाणी की समस्याएं, तीसरा कह रहा है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं और चौथा कह रहा है श्रवण संबंधी समस्याएं और पांचवा कह रहा है सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, मान लीजिए जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसे क्या होगा, ज्ञान उस हिसाब से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो वही कहा गया कि ज्ञानात्मक अधिगम संबंधी समस्या, यानी ये बच्चा क्या होगा उस हिसाब से चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, कंपेयर की जाए अगर उन बच्चों के साथ जो समान होते हैं। तो फिर दूसरा कह रहा है भाषा एवं वाणी की समस्या, ये बच्चे क्या करते हैं, मतलब भाषा एवं वाणी उतनी तरीके से भाषा भी नहीं बोल पाएंगे। फिर तीसरा कह रहा है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, कुछ मतलब व्यवहार भी, किसी से बातचीत भी करेंगे तो उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। फिर श्रवण संबंधी समस्याएं यानी सुनने से संबंधित समस्याएं भी होंगी। इसके बाद सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक मतलब ये कि उस हिसाब से उन लोगों में क्या होगा, सामाजिक डेवलपमेंट, जो समाज का विकास होता है यानी सोशल डेवलपमेंट, उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है समान बच्चों में मानसिक भिन्नताएं, यानी जो समान बच्चे होते हैं इनमें मानसिक भिन्नताएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते करें। धीमे गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन शक्ति की कमी, यानी जो समान बच्चे होते हैं इनमें मानसिक भिन्नताएं क्या होती हैं, धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, यानी जो बुद्धि लब्धि होती है यानी IQ लेवल होता है ये क्या होता है, कम होता है। ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन शक्ति की कमी, यानी ध्यान केंद्रित की समस्या, यानी किसी चीज़ को क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। और जब ध्यान केंद्रित ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, चीज़ें समझ में आ पाएंगी, उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है, कोई चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है लेकिन बच्चे का मन और कहीं, वो सोच रहा है मुझे घर में जाके खेलना है, ये करना है। जब माइंड ही नहीं अच्छे से होगा, मतलब नहीं दिमाग लगा पाएगा तो फिर वो चीज़ों को सीख पाएगा क्या, उतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो यही होती है समान बच्चों में मानसिक विभिन्नताएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं समान बच्चों की विशेषताएं, जो समान बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं बुद्धि समान होती है तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। जो समान बच्चे होते हैं इनकी क्या होती है, बुद्धि समान होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होते हैं, परिपक्व यानी मिच्योर होते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। अब उनके बारे में जानते हैं कि पिछड़े बच्चे क्या होते हैं। तो पिछड़े बच्चे वे बच्चे जो बहुत मंद गति से सीखते हैं तथा ऐसे बच्चे कक्षा में औसत बच्चों की तरह गति नहीं कर पाते, पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये बच्चे बहुत मंद गति से सीखते हैं। मंद का मतलब क्या होता है, धीमी गति से सीखते हैं तथा ऐसे बच्चे कक्षा में औसत बच्चों की तरह गति नहीं कर पाते, तो पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। मतलब क्या कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं और क्या करते हैं, कक्षा में औसत बच्चों के तरीके गति नहीं कर पाते, यानी मतलब जैसे सारे बच्चे तो उस तरीके से ये बच्चे नहीं गति कर पाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पिछड़े बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान, यानी जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है बच्चे की सामाजिक
आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा का स्तर हुआ, बच्चे की स्कूल की उपस्थित हुआ, स्कूल का वातावरण आदि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी बच्चे के सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा, इन सब के द्वारा क्या होता है, हम लोग काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा है तो किस समाज में रह रहा है, उसकी आर्थिक स्तर यानी उसके जो फैमिली की मतलब सिचुएशन है वो किस हिसाब की है, और माता पिता की शिक्षा यानी उनके माता पिता यानी पेरेंट्स वो कितने शिक्षित हैं। हुआ बच्चे की स्कूल में उपस्थित हुआ, स्कूल का वातावरण कि बच्चे स्कूल में कितना प्रेजेंट रहता है और वहाँ के एनवायरनमेंट क्या है। इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बच्चा मतलब किस हिसाब का है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप के साथ ही मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त अंकों के द्वारा उपलब्धि परीक्षण क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, मानसिक रूप से भी क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। इसलिए क्या होता है, एग्जाम कराया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे ने पेपर दिया तो एग्जाम में कितने नंबर ला रहा है, तो इस हिसाब से क्या होता है, उसके माइंड का परीक्षण हो जाता है यानी टेस्ट होता है कि बच्चे किस लेवल का है। तो वही कहा गया है कि ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप के साथ मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, इसलिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त अंकों के द्वारा उपलब्धि परीक्षण, इसलिए तो सब एग्जाम वगैरह कराए जाते हैं कि बच्चे के मानसिक स्तर का पता चल सके। ठीक, अब चलिए चौथा पॉइंट जानते हैं। सामूहिक परीक्षण के द्वारा, सामूहिक परीक्षण का मतलब क्या होता है, ये 3-4 बच्चों को समूह में बैठा दिया जाए, फिर क्वेश्चन किए जाएँ तो देखा जाए कि बच्चा किस हिसाब से आंसर दे रहा है। इससे भी क्या होगा, मानसिक का मतलब मेंटल डेवलपमेंट का पता चलेगा कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा, यानी जब ये बच्चे पिछड़े हैं अब इनकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। पहला कह रहा है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार द्वारा। ठीक, इसके बारे में जानते हैं कि जो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होता है ये क्या होता है। ये जो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होता है इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के द्वारा शिक्षा, कि बच्चा मतलब किस हिसाब का उसी हिसाब से उसको क्या करनी है, हमको शिक्षा देनी। मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में, वो छोटा है तो वो पीछे बैठा है तो उसे क्या ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि वो छोटा है। मान लीजिए हाइट से किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसे आगे बैठा लेंगे, यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग देंगे तो फिर क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एज ए टीचर आगे बैठा लेंगे जिससे बच्चा क्या होगा, ब्लैक बोर्ड को अच्छे से देख सके और चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। तो वही कहा गया है कि सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार द्वारा। फिर दूसरा पॉइंट करा है धीमी गति से पढ़ाना। ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, धीमी गति से पढ़ाना है जिससे बच्चे क्या करे, चीज़ों को आराम आराम से समझ सके। उसे ये नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि उसे भारी पंसा ना लगे। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही समझाना है लेकिन बच्चे क्या करें, अच्छे से समझ सके। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, यानी ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे विद्यालय खोलना चाहिए जिससे बच्चे क्या हो, सीख सके। फिर जो पांचवा पॉइंट कह रहा है आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर। आत्मविश्वास यानी बच्चे को आप लोगों को क्या करना है, उसे विश्वास दिलाना है, ट्रस्ट दिखाना है, मतलब इस हिसाब से उसमें बिल्डअप करना है कि बच्चा यकीन कर ले, नहीं मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, पिछड़ेपन का पता लगाकर उसे दूर करना। आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि मतलब बच्चे क्यों इतना ज़्यादा पिछड़ा है, तो आपको क्या करना है, उसका पता लगाना है, तभी पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती है, इससे पता चलता है, तो उसको क्या करना है, दूर करना है। फिर जो छठवां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए और बार बार बताना, यानी देखना चाहिए कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है यानी सोचने की क्षमता है वो किस प्रकार की है, और उसे क्या करना है, आप लोगों को बार बार बताना है। अगर बच्चे प्रॉब्लम में है तो उसका आपको क्या करना है, सलूशन बताना है जिससे बच्चा क्या हो, परेशान ना हो और उससे शिक्षा में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका जो आठवां पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। इन साधनों का प्रयोग करा के, ठीक, तो बच्चे जो क्या है, जो बच्चे पिछड़े रहते हैं तो इन सब के द्वारा आप लोग क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे ताकि बच्चे क्या हो, शिक्षा में पीछे न रहे। अब इसके बाद जो हम लोग का पांचवा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है अस्तबाधित बच्चे। अब चलिए जानते हैं जो अस्तबाधित बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्तबाधित बच्चों का अर्थ। ये जो अस्तबाधित बच्चे होते हैं इनका अर्थ क्या होता है। अस्त का मतलब आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, अस्त का मतलब हड्डियों से होता है। मान लीजिए शरीर में किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उन बच्चों को किस हिसाब से शिक्षा देंगे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अस्तबाधित बच्चों का अर्थ, यानी जो अस्तबाधित बच्चे होते हैं तो इनका अर्थ क्या होता है। तो शारीरिक विकलांग, अपंग, चलना
चलन, निःशक्त ऐसे बच्चे जिनकी अस्थियाँ, अस्थियाँ मतलब क्या होता है, हड्डियाँ या अस्थियों के जोड़ या शरीर में विभिन्न मांसपेशियाँ सही से कार्य नहीं कर पाती। इनके कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें क्रमिक रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता होती है। ये अस्थिबाधित बच्चे कहलाते हैं। अस्थिबाधित का मतलब सीधा सीधा से यही हो गया। आप लोगों के कुछ बच्चे शरीर रूप से प्रॉब्लम में होते हैं, देखा होगा कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, अब इसका नया नाम दे दिया गया है दिव्यांग। होते हैं कि नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं। किसी के हाथ में क्या प्रॉब्लम होती है, किसी के मतलब शरीर रूप से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। ठीक, ऐसे बच्चों को। इन्हें शारीरिक बाधित या विकलांगी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें शरीर से प्रॉब्लम है, शारीरिक बाधित या क्या कहेंगे, विकलांग कहेंगे। अब जैसे पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है जैसे हाथ पैर टेढ़े होना, कोई शरीर अंगों का जल जाना, पोलियो या अन्य रोगों से ग्रस्त लकवा होता नहीं है। तो एक आ गया कि ऐसे बच्चे जिनके क्या होता है, हाथ पैर टेढ़े होते हैं या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होगा, तो ये सब क्या किस श्रेणी में रखे जाएंगे, इन बच्चों को बोल रहे हैं अस्थिबाधित बच्चे। अब चलिए अस्थिबाधित के कारण के बारे में जानते हैं। जो अस्थिबाधिता होती है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी बच्चे क्यों ऐसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पहला कह रहा है दुर्घटना के द्वारा, दूसरा कह रहा है बीमारी के कारण, तीसरा कह रहा है जन्मजात या अनियमितता के कारण। दुर्घटना के कारण, मान लीजिए किसी का कोई क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, एक दुर्घटना तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता है तो किसी के पैर में लग जाता है, तो फिर वो क्या हो, बचपन में तो लगेगा कि थोड़ा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या कभी कभी हो जाता है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, सही नहीं हो पाता है। फिर बीमारी के कारण, मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो इसको प्रॉब्लम हो गई। फिर जो तीसरा आता है जन्मजात अनियमितता के कारण, किसी किसी का अनुवांशिक ही होता है, मान लीजिए जन्मजात ही होती है ये सिचुएशन कि उनके मतलब पेरेंट्स को होगा तो थोड़ा क्या है, बच्चे में भी प्रॉब्लम है। अब अस्थिबाधिता बच्चों की पहचान के बारे में जानते हैं। जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं इनकी पहचान क्या होती है, तो पहले पहचान के बारे में जानते हैं कि इन बच्चों को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। आप लोगों को उद्देश्य मतलब यही है, ये जो डीएलएड कर रहे हो आप लोगों को, जो सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, इसमें आप लोगों को यही करना है। मतलब इस सब्जेक्ट को में मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को बच्चों की पहचान करनी है कि हमारी क्लास में बच्चे आ रहे हैं तो किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको किस हिसाब से आप लोगों को शिक्षा देनी है, किस तरीके से उनको डील करना है। तो इसका मतलब यही है इस सब्जेक्ट का मतलब। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि एक ही चीज़ों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है और चीज़ों को क्या करना है, बिल्कुल कनेक्ट करके चलना है, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आप लोग सोचिए इसमें आप लोग बना के क्या लिख लोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। जब तक आप लोग इसे पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक लिख ही नहीं पाओगे। अगर लेकिन पढ़ लोगे, अगर समझ लोगे, तो आप लोग क्या करोगे, इसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिख दोगे। इसलिए आपको क्या करना है, समझना है। क्लास को एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार लीजिए, लेकिन चीज़ों को क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, नहीं तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे। केवल ये टारगेट बीटीसी का ही नहीं है, टेट सीटेट से लेकर सुपर टेट तक ये जो है मतलब ये सब्जेक्ट, ये आप लोगों को क्या होगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से पढ़ते चलना है। अगर ये तो आप लोगों का यहाँ से बेस मजबूत होगा। अगर आप लोग यही नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को आगे समझ में नहीं आएगा। और सब्जेक्ट को तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं शिक्षण के बिल्कुल नए हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अस्थिबाधिता बच्चों की पहचान हम लोग किस प्रकार से करेंगे। शारीरिक अंगों पर सही से नियंत्रण ना होना। जो शारीरिक अंग होंगे, जो बच्चा हाथ पैर सही से न रख पा रहा होगा, क्लास में आप लोग खुद देखेंगे अच्छी तरीके से न कर पा रहा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, अनुमान लगा लो कि बच्चे के क्या है, शरीर में प्रॉब्लम है। फिर दूसरा कह रहा है लड़खड़ा कर चलना। आप लोग देखो कि बच्चा सही तरीके से नहीं चल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है चलते चलते गिर जाना। बच्चा चल रहा है एकदम से क्या हो गया, गिर गया। तो इससे भी आप लोग क्या करोगे, अनुमान लगा लोगे कि बच्चे के शरीर में कोई प्रॉब्लम है। फिर जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है अंगों का असमान होना, यानी जो शरीर के बॉडी के पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, असमान होंगे, यानी समान नहीं होंगे। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है अब उसके बारे में जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव, चलते उठने व बैठने में समस्या होना, बैसाखियों की सहायता से चलना, चलने उठने व बैठने में समस्या, यानी बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, सही से बैठ नहीं पा रहा है और क्या कर रहा है, सही से उठ नहीं पा रहा है, तो इन सब में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग क्या करोगे, अनुमान लगा लोगे कि बच्चे को क्या शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है। बैसाखियों की सहायता से चलना, मान लीजिए किसी न किसी की बच्चा हेल्प से चल रहा है, वो नहीं चल पा रहा है, तो इससे आप लोग क्या करोगे, अनुमान लगा लोगे कि बच्चा शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं अस्थिबाधिता बच्चों की शिक्षा। ये जानिए अस्थिबाधित बच्चे होते हैं तो हम लोग इनको शिक्षा किस प्रकार से देंगे, अब इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है
उपचार सुविधाएँ प्रदान करके क्या करना है आप लोगों को, उपचार देना है बच्चों को, यानी बताना है। जितना हो सके तो आप लोगों को खुद करना है, अगर ना हो पाए तो आपको क्या करना है, बच्चों को उपचार बताना है कि जाओ बच्चों को क्या करो, अपना मतलब उनके पेरेंट्स से बातचीत करके बच्चों को क्या करना है, दिखवाना है अस्पताल में, टाइम से उनका इलाज हो सके, जिससे बच्चा क्या हो, सही हो सके और शिक्षा को क्या करे, ग्रहण कर सके। फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है विशेष कक्षाओं के आयोजन के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, विशेष कक्षाएँ देनी है। मतलब अच्छी कक्षा जिस बच्चे की रिकॉर्डिंग जहाँ से बच्चे को क्या हो, सुन मतलब लिखने में और शिक्षा ग्रहण करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है विशेष स्कूलों का निर्माण, ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, विशेष स्कूल होने चाहिए। फिर जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, यानी प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, यानी जो टीचर हों बहुत अच्छे हों उन्हीं द्वारा क्या करना है, शिक्षण कार्य देना है। फिर पाँचवा पॉइंट कर रहा है पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार बनाकर, यानी जो पाठ्यक्रम है बच्चों को उतना देना है जितनी उनकी आवश्यकता हो, उसी के अनुसार क्या करना है, बनाकर देना है। फिर जो छठवां पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है सहायक सामग्री प्रदान करके और आर्थिक सहायता दिलवाकर इन बच्चों के लिए क्या करना है, स्कॉलरशिप भी देनी है, ताकि बच्चा क्या हो, अच्छी तरीके से अपना इलाज कर सके। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ऐसे बच्चों को छूट भी मिलती कि नहीं मिलती है, जो लोग मतलब किसी शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में होते हैं। इसके बाद जो छठवां पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है सहायता सामग्री प्रदान करके, सहायक सामग्री प्रदान करके, यानी जिन बच्चों के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो क्या करना है, आप लोगों को प्रदान करनी है, लेकिन बच्चों को क्या हो, शिक्षा दिलानी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं अस्तबाधित बालकों की समस्याएं, जो अस्तबाधित बच्चे होते हैं इनकी समस्याएं क्या होती हैं। पहला कह रहा है आत्मविश्वास का अभाव, दूसरा कह रहा है आत्महीनता की भावना और तीसरा कह रहा है एकाकीपन की समस्या। यानी जो अस्तबाधित बच्चे होते हैं इनका आत्मविश्वास का अभाव, यानी इन बच्चों में आत्मविश्वास क्या होता है, कम होता है। आत्महीनता की भावना, ये लोग क्या करते हैं, आत्महीनता की भावना मतलब कि उतना ज़्यादा अपने आप को नहीं सोच पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ। इसके बाद एकाकीपन की समस्या, इन बच्चों क्या होते हैं, अकेला फील भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं शारीरिक अक्षम या विकलांग बच्चे, ये जो शारीरिक अक्षम या विकलांग बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, वे बच्चे जो समान बच्चों की तुलना में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं, जिसके कारण उसकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं, विकलांग या अपंग कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, विकलांग या अपंग क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वे बच्चे जो समान बच्चों की तुलना में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती, विकलांग या अपंग बच्चे कहलाते हैं। क्या कहा गया है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, यानी इतने अच्छी तरीके से उनमें नहीं हो पाता है सारा विकास, इसलिए क्या होता है, ये बच्चे अधूरे रह जाते हैं, मतलब उपलब्धियाँ इन लोगों की क्या होती हैं, अधूरी रह जाती हैं। तो ये बच्चे किस श्रेणी में आ जाते हैं, विकलांग या अपंग बच्चे कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास आप लोगों की थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग को जो अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है अपवंचित या वंचित बच्चे। अब जानते हैं कि जो अपवंचित बच्चे होते हैं वो वंचित बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएं नहीं मिल पाती तथा भाषा, धर्म, जाति, श्रेष्ठ वर्ण, लिंग के कारण सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उन्हें अपवंचित या वंचित बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन बच्चों को क्या होता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती। किस रूप से सुविधाएं, कई तरीके से हो जाएंगी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी क्या होता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक, इसके बाद जिन बच्चों को अपनी प्रगति के लिए अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बच्चे कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन बच्चों को अपनी प्रगति के लिए, यानी अपनी क्या लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती, यानी जितनी उनको सुविधाओं की ज़रूरत है लेकिन उनको क्या होता है उतनी नहीं मिल पाती हैं, तो वह सामाजिक दृष्टि से वंचित बच्चे कहलाते हैं। मतलब बच्चे को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इस हिसाब से ये बच्चे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, इसलिए ये बच्चे क्या होते हैं, अपवंचित या वंचित बच्चे कहलाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सुविधा वंचित बच्चों को 3 समूह तरह से देखा जा सकता है, यानी जो सुविधा वंचित बच्चे होते हैं इनको कितने तरीके से देख सकते हैं, 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला कह रहा है पारिवारिक दृष्टि से, दूसरा कह रहा है बच्चों की व्यक्तिगत कमियों के दृष्टि से, तीसरा कह रहा है उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से। क्या कह रहे हैं कि पारिवारिक दृष्टि से, यानी बच्चे का परिवार कैसा है, दूसरा कह रहा है बच्चों की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, यानी बच्चे के अंदर क्या कमियाँ हैं, फिर तीसरा कह रहा है उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक
स्थिति की दृष्टि से कि यानी जो उनके परिवार के बच्चे हैं, मतलब उनके जो स्थिति है आर्थिक, वो किस प्रकार की है। अब जो हम लोग अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अपवंचित बच्चों के प्रकार, यानी जो अपवंचित बच्चे होते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। थोड़ा चलिए और रह गया है, ये टॉपिक मैं आपको करा दे रही हूँ। इसमें जो ये बच्चे होते हैं वंचित बच्चे, ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सामाजिक स्तर से वंचित बच्चे, दूसरा कह रहा है आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, तो तीसरा कह रहा है वो कह रहा है शैक्षिक स्तर से वंचित बच्चे। ये बच्चे क्या होते हैं 3 प्रकार से पीछे रहते हैं। तो चलिए पहला जो है उसके बारे में जानते हैं कि जो सामाजिक स्तर से वंचित बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं। वे बच्चे जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं वो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे कहलाते हैं। जो बच्चे क्या होते हैं गरीब होते हैं, अशिक्षा मतलब उनको शिक्षा उतनी तरीके से नहीं मिल पाती है, परिवार की खराब स्थिति के कारण क्या होता है पीछे रह जाते हैं, तो वे क्या होता है सामाजिक रूप से वंचित बच्चे कहलाते हैं। जो दूसरा आ रहा है वो क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आर्थिक रूप से वंचित बच्चे। गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण परिवार में खाने व रहने का अभाव, धन के अभाव व विद्यालय जाने में असमर्थ, ये बच्चे क्या होगा आर्थिक रूप से वंचित रहेंगे। मतलब गरीब हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी सही नहीं है और परिवार में खाने की समस्या है, धन के अभाव से बच्चे क्या होता है विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिससे क्या होता है पिछड़ जाते हैं। फिर जो अगला आ रहा है वो कह रहा है शैक्षिक स्तर से वंचित बच्चे। निम्न शैक्षिक उपलब्धि समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा ये लोग क्या होते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या करते हैं समाधान नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या रहते हैं थोड़ा परेशान रहते हैं, इस वजह से क्या होता है पिछड़ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। स्मृति व रुचि के अभाव के कारण, खराब आदतों के कारण, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में। स्मृति व रुचि के अभाव के कारण मान लीजिए इनकी जो स्मृति और रुचि है वो क्या होगा उतना अच्छा नहीं होगा। खराब आदतों के कारण कुछ इनकी जो आदतें होंगी वो भी क्या होंगी खराब होंगी, जिससे क्या होता है ये लोग पिछड़ जाते हैं यानी अपवंचित बच्चे होते हैं। विद्यालय सामग्री व पुस्तक के अभाव में, यानी जो विद्यालय की सामग्री होगी और पुस्तक होगी उसके बारे में लोगों ने क्या किया होगा ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा पिछड़े बच्चे। ये जो पिछड़े बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं? बैकवर्ड चिल्ड्रन। इनके बारे में मैं आपको अब कल बताऊंगी, ठीक। आज ये क्लास थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग क्या करिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते चलिए। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिविज़न करा दे रही हूँ कि मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो बच्चे क्या होते हैं समान बच्चों में मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं, यानी जो समान बच्चे होते हैं इनकी मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं। तो इसमें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बताया। फिर बताया कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान हम लोग किस प्रकार से करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण क्या होते हैं, फिर इनकी समस्याएं क्या होती हैं और समान बच्चों में मानसिक भिन्नताएं क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समान बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं वो क्यों पिछड़ जाते हैं उनके बारे में बताया। कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दी गई। फिर मैंने आपको बताया अस्थिबाधित बच्चे क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अस्थिबाधिता के कारण क्या होते हैं और अस्थिबाधित बच्चों की पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं और अस्थिबाधित बालकों की समस्याएं क्या होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको करा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि अपवंचित या वंचित बच्चे क्या होते हैं, उसी को अपवंचित बोलते हैं और उसी को वंचित बोलते हैं। ये सब मैंने आपको आज की क्लास में करा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पिछड़े बच्चों के बारे में। जो बच्चे पिछड़े होते हैं वो क्यों पिछड़ जाते हैं, उनका क्या रीज़न होता है, उनकी शिक्षा हम लोग किस प्रकार से देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर ना बनाया हो तो बना लीजिए और चीज़ों को एक एक लिखते चलिए और कोई भी पॉइंट मिस ना करिएगा, सारे पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप लोग क्या करिए नीचे कमेंट करके बता दीजिए करिए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। इससे हम लोगों को क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोगों को क्लास क्या हुई अच्छी लगी। और जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, जो वर्ड ना समझ में आए तो उसे नीचे लिख दिया करिए, तो आप लोगों को क्या होगा उसका सलूशन मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो क्या करिए दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जिससे क्या हो आप लोगों को वहाँ भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।